गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। ना आप बचपन से अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखते आए हो, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग टाइप के फोर्स, और अलग अलग फोर्सों में से माय डियर, यस, क्योंकि आप बचपन से क्या क्या पढ़ते आ रहे हो आपको भूलना नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे फोर्स पढ़े बचपन से। हमने पहले पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम किसके पास पहुंचे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नंबर 3। फिर हम पहुंचे फ्रिक्शनल फोर्स। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप की लिस्ट है, और उन्हीं सब फोर्सों में से जो सबसे लास्ट कैटेगरी में हमारे पास फोर्स आता है माय डियर, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब देखो, सीधी बात है ना बेटा, इस नेचर में बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने रोज होते हैं, मगर हम में से कुछ ही लोग होते हैं जो उसके बारे में सोचते हैं। जैसे ग्रेविटेशन टॉपिक है, क्या एप्पल पहले कभी नहीं गिरा होगा? गिरा होगा, पेड़ों से जरूर गिरा होगा। एप्पल क्या, हर टाइप के फ्रूट गिरते हैं, फ्लावर गिरते हैं, इवन पेड़ों से पत्ते टूटते हैं वो भी नीचे गिरते हैं, सब चीज नीचे गिरती है। और कैसे गिरते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं। ऐसा नहीं कोई डांस करते इधर उधर उड़ जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाता। जस्ट वो एकदम सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशन के बारे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम उसके पास बाद में आएंगे। हम पहले इस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि इस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने दी? हमें इंफॉर्मेशन दी सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दी? सर आइजैक न्यूटन ने। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना? सर आइजैक न्यूटन। ओके, चलो थोड़ा पढ़ा लिख देता हूं मैं, आप लोगों को दिखाई ना दे। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है? सर आइजैक न्यूटन ने हमें इंफॉर्मेशन दिया ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? बेसिक इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अब हम बोलेंगे फोर्स, सर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? और फोर्स क्यों चाहिए? Why force is required? क्वेश्चन है, why force is required? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले फोर्स क्या है? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which when applied on an object brings about changes in its direction as well as motion। ठीक है, in its direction as well as motion। आप मोशन के ब्रैकेट में आप स्पीड भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी है, सीधी बात है। अब जैसे आपके सामने मैं कहूं कि ये मेरे हाथ में बुक रखी हुई है, ठीक है, ये मेरे हाथ में बुक है। अब ये बुक ऐसी रहेगी, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपने आप, ऐसा तो नहीं कि अपने आप खुद के वहां चली जाएगी, तो मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना? मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका पोजीशन चेंज होगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। इन केस जैसे कि आप देखो, ये आपके सामने डस्टर है, ये ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मैंने देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, और डस्टर हमारा उड़ के वहां चला गया। तो पहले वो स्लो गिर रहा था, बट मेरे हाथ से फोर्स लगाने से उसकी स्पीड भी बढ़ गई, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये हमारा फोर्स है, ठीक है? फोर्स के बाद
ठीक है। फोर्स के बाद हम चलते हैं मोशन के पास में। सर मोशन क्या है? एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव, सीधी बात है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? मोशन में है। अब मोशन के अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने बहुत सारे मोशन बचपन में पढ़े, आप लोग ने भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमने बचपन में क्या पढ़ा? मैं कहूंगा आपने बचपन में पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा आपने पढ़ा रैंडम मोशन। तीसरा आपने पढ़ा लीनियर मोशन, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन। फिर आपने फिफ्थ का पढ़ा आपने पढ़ा पीरियोडिक मोशन। फिर आपने क्या पढ़ा था? नॉन पीरियोडिक मोशन। अब आपको डाउट है, बोले सर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? आपने पेंडुलम देखा है? चलो पेंडुलम चलो। झूला देखा है आपने? झूले पे जब आप बैठते हो, झूले को झुलाते हो, तो झूला आगे पीछे इस तरीके से आगे पीछे जाता है। आपने सिलाई मशीन को भी देखा होगा। सिलाई मशीन की जो नीडल है, द नीडल ऑफ सिलाई मशीन, इट गोज लाइक दिस, कंटिन्यू फिक्स जाती है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बैक फोर्थ। उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपने बर्ड्स के मोशन को भी देखा होगा, बर्ड ऐसे 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 घूम के जाती है, उसे रैंडम मोशन कहते हैं। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है उसे लीनियर मोशन कहते हैं। मगर जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जैसे आपके घर का फैन सर्कल में घूमता है, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन, जो मोशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है, फिक्स टाइम में रिपीट होता है, उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और जब फिक्स टाइम पे रिपीट नहीं होता उसको कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। बट इन सभी मोशन में से हमारे काम की चीज कौन है? ये सर्कुलर मोशन। अब आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जस्ट चलिए, तो सर्कुलर मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये फोर्स का डेफिनेशन था, ये मोशन का डेफिनेशन था। अब मैं रब कर रहा हूं। चल मैं इसे भी रब कर रहा हूं। ओके, सो माय डियर, अब हम देखेंगे रिलेशन सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और सर्कुलर मोशन का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, यानी जब कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी, बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब आपने भी कभी बचपन में हाथ में रस्सी बांध करके या स्ट्रिंग लेकर के गोल गोल घुमाया होगा, और जब आप छोड़ते हो तो छूने टाइम होता क्या है? वो बाहर की ओर जाती है, ठीक है, इस तरीके से आती है। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियली, टेंजेंशियली। बट एक चीज है, कभी आपने देखा होगा जब आप उसे घुमाते रहते हो इस तरीके से, इस तरीके से अपने हाथ को ध्यान दो, आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे 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 ऐसे, तो जो फोर्स होता है ना माय डियर, वो फोर्स सेंटर की वर्ड होता है। तो वो जो फोर्स होता है, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर व्हेन अ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फोर्स act on an object moving along a circle and it is directed toward the center, it is called centripetal force. क्या बोला मैंने? Force that act on an object moving along a circle and is directed toward the center, it is called centripetal force. जब आपकी बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और फोर्स किस डायरेक्शन में है? ये फोर्स है आपका, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड सेंटर। तो उस टाइप का जो फोर्स होगा उससे हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। और
सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r। यह है सेंट्रीपेटल का फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू mv² अपॉन r। क्लियर हो गया? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? मैंने कहा फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर, या आप बोल सकते हो मूविंग along a circle and it is directed towards the center is called सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है ना, इसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। बेटा एक फोर्स और होता है सेंट्रीपेटल फोर्स के अलावा, उसको हम कहते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मगर वो अलग चीज है। अभी आपको इसका एग्जांपल और दूं, एकदम लाइव एग्जांपल। आपने कभी देखा होगा जब आप नदी में, ये नदी है और अचानक नदी में क्या होता है, कभी कभी हमने देखा होगा नदी के पानी में इस तरीके से बाउंडर क्रिएट होता है। ठीक है ना, बाउंडर इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो उस टाइम आपने एक चीज देखा होगा कि चाहे आपकी वो क्या बोलते हैं, शिप हो या बोट हो, जो भी हो, वो सबको अपने सेंटर की ओर खींच लेता है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। वो सेंटर की ओर खींच लेता है और फिर उसको लेकर नीचे डुबा देता है, बराबर इस तरीके से। ये हमने क्या, हमने किसको देखा हमने, ये हमने देखा वाटर साइक्लोन। ठीक है ना, वाटर साइक्लोन जो पानी के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं बवंडर। ये बवंडर है, पानी का बवंडर। पानी से गोल गोल घूमता है, उसके आसपास जो भी बोट होती है वो सबको खींच लेता है अंदर की ओर। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल था सेंट्रीपेटल फोर्स का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे नेक्स्ट पर एक चीज और है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसी तरीके से तो हमारा मून भी घूमता है अर्थ के चारों बाजू। बिल्कुल सही है, ये आपका अर्थ है, अर्थ, और ये हो गया आपका मून, जो आपके अर्थ के चारों बाजू इसी तरीके से गोल गोल चक्कर लगाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसी ऑर्बिट में मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी घूमते हैं। ठीक है, तो बट इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए कि सर अगर आप कह रहे हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है मून के ऊपर, तो उसके लिए प्रूफ क्या है आपके पास? तो लेट मी गो फॉर माय प्रूफ। ठीक है, चलिए अब आगे रिलेशन देखेंगे हम लोग कि कैसे सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से हमारे ये जो मून है, ये हमारे अर्थ के चारों बाजू गोल गोल घूमता है। वो रिलेशन हम देखने जा रहे हैं, बट उसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, प्लीज। नाउ माय डियर, क्या ग्रेविटेशन और प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं? नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉपरनिकस दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड रिमेनिंग प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। क्यों? क्योंकि ये आई थिंक हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे, और उस टाइम में ग्रीक में ऐसा बोला जाता था अर्थ इज द सेंटर एंड रिमेनिंग प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बट इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, जिसकी वजह से इनको हैंग कर दिया गया। फिर अब कॉपरनिकस के बाद कौन आया था? केपलर्स। केपलर साइंटिस्ट ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केपलर्स भी कॉपरनिकस की बात से एग्री थे, बट सीधी बात है दोनों की बातों के लिए एक एविडेंट प्रूफ होना चाहिए। केपलर्स का क्या मानना था? केपलर्स लॉ जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। केपलर्स ने 3 लॉ दिए, ठीक है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में केपलर ने क्या कहा? केपलर ने कहा द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकल। क्या उसने कहा? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट is an
ellipse, ठीक है, is an ellipse with the sun at one of the foci। अब आप बोलोगे सर फोकाई का मतलब क्या होता है? सेंटर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो चलो ये हमारा सन हो गया, एस फॉर सन अगर देखें तो हमारे जो प्लैनेट वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनाते हैं। हमारे प्लैनेट जो है सर्कल में नहीं घूमते, ठीक है, हमारे कोई भी प्लैनेट अगर आप देखो तो सर्कल में नहीं घूमता इस तरीके से। तो उसने कहा तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट है, आप अगर अभी आप प्लैनेटरी सिस्टम में भी देखो तो प्लैनेटरी सिस्टम में भी आप क्या देखते हो, अगर आप ऐसे देखो कि हमारा सन सेंटर में रहता है, हमारे बाकी प्लैनेट इस तरीके से गोल 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 घूमते हैं सारे प्लैनेट को। सबकी ऑर्बिट कैसी दिखेगी आपको? एलिप्स दिख रही है, सबकी ऑर्बिट एलिप्स है। नंबर 1 फर्स्ट लॉ था। फिर कैप्टर ने सेकंड लॉ भी दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे इस फिगर को पहले ध्यान से देखते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने देखा क्या कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal interval of time। सेकंड लॉ था द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal interval of time, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझे, अगर हम ध्यान से देखें सन सेंटर में है। आपने स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 8th में आपने मेंसुरेशन चैप्टर सॉल्व किया है सर्कल से रिलेटेड, जिसमें हम सेंट्रल एंगल, क्योंकि सर सेंटर में है तो ये हमारा सेंट्रल एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? सेंट्रल एंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एंगल। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेडियस छोटा है, एंगल बड़ा है, जिसकी वजह से उसके आर्क का पोजीशन भी क्या आपको नजर आ रहा है? बड़ा आ रहा है। आर्क का जो पोजीशन है वो बड़ा नजर आ रहा है। अब जैसे आप इमेजिन करो कि आपका कोई प्लैनेट है ए और बी, ठीक। अब अगर आपके प्लैनेट है वो ए से लेकर के इस पोजीशन तक आता है, वहां पर सी से लेकर के डी तक आता है, दिस इज सी एंड डी, सी एंड डी। एस फॉर सन हो गया माय डियर, ये कौन है हमारा? ये प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा सन है। अब आप एक ऑब्जर्व करो, यहाँ सेंट्रल एंगल बड़ा था, यहाँ सेंट्रल एंगल छोटा है, यहाँ रेडियस छोटा था, यहाँ रेडियस बड़ा है, ठीक है। इससे अगर आप और एक्सट्रीम में जाना चाहो तो इस पोजीशन को देख लो, इस पोजीशन पे आ जाओ, ई एफ, इस थर्ड पोजीशन पे आ जाओ। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। यहाँ पर आपका सेंट्रल एंगल और छोटा हो गया, मगर रेडियस क्या है? रेडियस बड़ा हो गया। तो इसलिए हमारे इसमें बोला गया द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इससे आप एक चीज और देख सकते हो, अगर आप एरिया कवर करो, ठीक है ना, तो आप एक चीज देखोगे कि ये सेंट्रल एंगल बन गया, सेंट्रल आर्क, हम बोलते हैं ना आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, स्टैंडर्ड 9th में और 10th में पढ़ोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर आप इस रीजन को देखो, किस रीजन को? इस ए एस बी वाले रीजन को देख लो, ठीक है। आप सी एस डी को देखो, कौन सा रीजन मैंने कहा आपसे? मैंने आपसे रीजन का नाम लिया, आप किसी भी तीनों रीजन को देख लो, आप चाहे ए एस बी देखो, एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एस एफ, आपको ये मिलेगा कैलकुलेशन करने पर, ये फैक्ट है ना। थर्ड लॉ क्या था? कैपिटल से थर्ड लॉ था, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसके बारे में कुछ और डिटेल बता सकते हैं आप, तो भी बता दीजिए। मैं कहूंगा ए बी और सी डी क्या है? व्हाट इज ए बी एंड व्हाट इज सी डी? दे आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, ठीक है, इन इक्वल टाइम, दैट इज आफ्टर इक्विवेलेंट ऑफ टाइम। ना पोजीशन अगर देखें प्लैनेट की, हम स्टार्टिंग फ्रॉम ए से बी देखेंगे, या हम सी बी से सी देखें, या सी से डी देखें, इन अलग
अ स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन जो हमने कहा कि एएस हो या चाहे सीएस हो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से बना रहे हैं माइंड इक्वल रिसीव्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स, क्योंकि ये किसका काम कर रहे हैं, ये रेडियस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रेडियस हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा आर हो गया। तो ये हमें बता रहे हैं कि जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इन रीजन्स का एरिया इक्वल होगा। आप इसको मेंसुरेशन समझ सकते हैं, मैं मेंसुरेशन वाले पार्ट से ही समझा रहा हूं कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल बड़ा है, रेडियस छोटा है। यहाँ सेंट्रल एंगल छोटा है, रेडियस बड़ा है, यहाँ सेंट्रल एंगल और छोटा है मगर रेडियस और बड़ा हो गया। अब चलते हैं थर्ड लॉ के पास में। कैलकुलस का थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ ये था, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun, that is t square is directly proportional to r cube। ये आपने वेरिएशन पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 और 7th में। therefore t square equals to kr cube हो जाएगा, and therefore t square upon r cube equals to k। सर व्हाट इज k? k आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आप किसी भी प्लैनेट का, कोई भी प्लैनेट हो, उसका आप जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर ले लो और सन से जो उसका डिस्टेंस है उसके एवरेज का क्यूब ले लो, आपको वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट।